आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं सबसे अहम मामले पर गज़ा पीस प्लान, डोनाल्ड ट्रंप का ये पीस प्लान। अब ये जो पीस प्लान है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इस पीस प्लान का मामला क्या होगा? क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम माज़ी देखें तो हम जानते हैं कि इज़राइल जो है उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इज़राइल ने हमेशा नेगोशिएशंस ख़राब की हैं, इज़राइल ने हमेशा जो जंगबंदी के मुआहदे हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जियाँ की हैं, इज़राइल ने हमेशा जो है उन लोगों को कत्ल किया है जो कि नेगोशिएशंस में मौजूद रहे हैं। और ताज़ा तरीन मिसाल उसकी हमारे सामने है कि जब मुज़ाकरात के दौरान ही कतर पर हमला किया गया था इज़राइल की तरफ से। तो ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमास जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये पूरी सिचुएशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। नासिर बेग चुग़ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो मुआहिदा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है, पहले ये 21 निकाती प्लान था, फिर 20 हो गया। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे मुआहिदे को, इस प्लान को आप किस तरह देखते हैं? कितना सिग्निफ़िकेंट है ये मुआहिदा आज की तारीख़ में? नहीं, वो पहले ही बात होती रही, जब तक अमेरिका अपना वजन नहीं डालेगा टुवर्ड्स पीस, उस वक्त तक कोई मायने नहीं होगा। और अल्टीमेटली वही हुआ कि जब ट्रंप ने दो तीन कॉल्स की नेतन्याहू को, ज़रा गुस्से में अपना वजन डाला उन्होंने एक ऐसे माहदे की तरफ जो इसराइल नवाज है। आई एम वेरी क्लियर, जो इसराइल नवाज है। और हमास से कहा कि भाई ये ले लो, वरना आपको हम तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आपको। तो उसके बाद फिर कतर और मिस्र और इन ममालिक ने ख़ास तौर से बैठ के समझाया और कहा देखो ये लास्ट चांस है, मसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है, ज़ाहिर है मैं उधर नहीं था, ना मेरे पास इत्तला है, यही वो कुछ हुआ होगा। ये लास्ट चांस है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो एक अच्छे मूड में पीस के लिए, तो जो कुछ मिल रहा है फिलहाल इस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कोई अमेंड कर लेंगे। तो उसके बाद वो मुआहदा गया ऑन द टेबल इन शर्म शेख। बड़ा खूबसूरत जगह है, फजूल में जाके आपका मूड वहाँ अच्छा हो जाता है। तो माहौल भी बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ बातचीत हुई और बातचीत में प्रोग्रेस हुई। कुछ मुतालबात रखे हमास ने कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनको कंसेशंस दिए गए। और उधर मजबूर किया अमेरिकन ने इसराइल को कि वो कंसेशन पर एग्री करें। तो फिर एक पूरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 72 घंटे बाद ये होगा, 74 घंटे बाद ये होगा, 1 महीने बाद ये होगा, 2 महीने बाद ये होगा, एक पीस बोर्ड होगा, एक टास्क फोर्स होगी, एक सिक्योरिटी फोर्स होगी। ये सब उसमें ऑप्शंस हैं। सिवाय पीस पीस बोर्ड के सबको हमास ने तस्लीम किया है, सबको इसराइल ने तस्लीम किया है। तो बातें तय हो गई। फिर जब सब कुछ तय हो गया, इंक हो गया, तो उसके बाद इसराइल ने पंगा डाल दिया कि जी हमारी जो काबीना है पहले वो गौर करेगी, फिर सिक्योरिटी कैबिनेट गौर करेगी। तो फिर शायद कोई दबाव पड़ा, तो उन्होंने रात को ऐलान किया कि जी मंजूर हो गया और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा अब इस माहदे के बाद। लेकिन आज सुबह, जिसको हम सुबह कहते हैं पाकिस्तान में, तो वो वहाँ कुछ देर पहले होता है, गजा पे और खान यूनिस पर सॉर्टीज हुई हैं, फायरिंग हुई है जहाज़ों से, मतलब अटैक हुआ है। और फिर वापस चले गए हैं वो। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि 2 साल 4 दिन के बाद गजा में धमाके नहीं हुए, बम नहीं गिरे, जहाज़ों ने बॉम्बिंग नहीं की। तबाही तो खैर वहाँ क्या होती, वो तबाह हो चुका है सब कुछ। लेकिन जो तबाहशुदा मलबा था उसको और तबाह नहीं किया गया, बच्चे मजीद नहीं मरे। मैंने वो तस्वीरें देखी हैं वैस, कि बच्चे खेमों से झांक रहे हैं और पूछ रहे हैं अब तो याद नहीं आएंगे। तो बहुत हॉरेबल है सूरत हाल। इसमें किसकी फतह हुई मैं नहीं कह सकता, किसकी शिकस्त हुई मैं नहीं कह सकता। अल्टीमेटली ये होगा कि जो दुनिया का कानून है कि जो सच होता है वो जीतता है, उसको जीतना है। और ये जो जो मुहायदा हुआ है, ये
इस शर्त पर था, इसराइल की शर्त थी कि हमास का खात्मा हो जाना चाहिए, हमास को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमास अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्होंने ये सारा मामला किया है। तो क्या क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? उनकी तो बड़ी देरीना ख़्वाहिश थी और बार-बार इसका ज़िक्र करते थे कि जी मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अच्छा, वैसा सबसे बड़ा, मैं इसे मजाक खेज कहूँ या अलमनाक कहूँ या कॉमेडी ऑफ एरर्स कहूँ, कि पहला नॉमिनेशन पाकिस्तान ने किया था प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉर नोबेल, और आखिरी जो है कल, वो इसराइल ने किया है। तो हम दोनों एक एक सफ़े के ऊपर आ गए, इस तरह एक जगह पर आ गए। और ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि वो बचपन से ही ख्वाहिशमंद थे, जो पैदा हुए थे तभी से ख्वाहिश थी उनकी कि वो नोबेल हासिल करें। और उन्होंने जो उनकी झगड़ा हुआ है मोदी से, वो कोई उसूली झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा यही है कि तुम मुझे नामजद करो नोबेल के लिए। उसने कहा जी मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। उन्होंने सोचने में टाइम लगा दिया। फिर बात बढ़ती गई। फिर वो कहने लगे कि जी आपने जंग बंद नहीं कराई, हमने खुद बंद की है। बस वहाँ से मामला गड़बड़ हुआ। मेरा ख्याल है वो आरजी फेज है एक। अच्छा, अब आते हैं ज़रा हमास के हवाले से बात करते हैं। तो आपको आपको क्या लगता है, क्या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमास को अब शिकस्त हो गई है, हमास ख़त्म हो गई है। क्या वाक़ई ऐसा है कि हमास को शिकस्त हो गई है और क्या हमास जो है वो इस डील के नतीजे में हथियार डाल देंगे आराम से, कोई उनको इश्यू नहीं होगा कि वो सारे हथियार जो हैं वो अपने इसराइल को वो दे दें और सारा मामला जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इसराइल को तो हथियार नहीं दिए जाएंगे, वेरी क्लियर। जो अमेंडमेंट्स हैं, हथियार दिए जाएंगे मुस्लिम अरब फोर्सेस को, अगर दिए गए तो। दूसरी बात ये कि हमास बेल्ट डाउन नहीं होगी। हमारे पास तारीख की मिसालें मौजूद हैं कि आपने बहुत सी तंजीमों को ख़त्म किया, कि हमने हमने ख़त्म कर दिया है। आपने बॉम्बिंग की मुख्तलिफ इलाकों पर, उनको तबाह किया और कि आपने तंजीम ख़त्म कर दी। वो ख़त्म नहीं हुई। वैद कांग ने आपकी नाक में नथ पहना दी थी, आपको वहाँ से भागना पड़ा था लाशें छोड़ के। अफगानिस्तान में क्या हुआ वही पता है आपको, किस तरह दौड़े आप और किस तरह अपने लोग छोड़ गए वहाँ पर, अपने लोग छोड़ गए। तो ये कोई मसला नहीं होता। मेरा ख्याल है हमास के बारे में बहुत डिबेट हमने की है कि क्या उसने गलती की 7 अक्टूबर को, या जो भी डेट थी 2 साल पहले, इसराइल पर अटैक करके। मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा अल्टीमेट रिजल्ट में हमास फाते होगी। आप कुछ भी कर लें, आप बॉम्बिंग कर लें, आप गजा को तबाह कर दें, लेकिन गजा का जो जज्बा है 70-80 साल से, बल्कि उससे पहले से लगा लें आप, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। नकूबा 1 में ख़त्म नहीं हुआ, नकूबा 1.1 में ख़त्म नहीं हुआ, नकूबा 2 शुरू हो रहा है, इसमें ख़त्म नहीं होगा। ये जनरेशन्स हैं। फिर मैंने बच्चों की आवाज़ें सुनी, मुझे बड़ा होने दो। आप बस गौर करें, आप मुझे बड़ा होने दो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या है। एक बच्चा कहता है मरते हुए कि मैं हुजूर के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं कहूंगा ना तबाह कर दें आप। ये सूरत हाल है। तो वो बच्चे जो आज से पहले 3 साल के थे, आज वो 5 साल के हैं और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं कफाया डाले हुए। वो भी तो जवान होंगे ना, तो वो भी हमास की दूसरी शक्ल होंगे। हमास किसी और नाम से आ सकती है, किसी और ग्रुप के नाम से आ सकती है, मुसल्ला नहीं, सियासी आ सकती है। आने वाले वक्त में शायद सियासी ज़्यादा अमल दखल होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सियासी अमल दखल गालिबा ज़्यादा हो। ये पहला मौका है कि अगर हमास को किसी मुल्क की सपोर्ट होती, पड़ोसी मुल्क की, किसी मुल्क की, या कुरान शरीफ की तालीमात की रोशनी में कुछ मुस्लिम ममालिक उसकी मदद कर रहे थे, तो ये मामला बहुत पहले ख़त्म हो जाता। लेकिन वो तो अकेली थी, अकेला था मास। हाँ, वो निपटे। उनके साथ तो हिजबुल्ला भी नहीं थी भाई, उनके साथ तो अ, जो सुन्नी फोर्स है वो भी नहीं थी। तो वो तो अपना गए लड़ रहे थे, जो भी कह रहे हैं सेक्ट का मसला था, इसका था, वो प्रिवील कर गए। और वो जिस तरह भी होगा वो मेल्ट डाउन हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे,
वो नज़रों से ओझल हो जाएंगे, लेकिन वो मौजूद रहेंगे और कभी ना कभी सामने आएंगे। वो एक पॉलिटिकल फोर्स रहेंगे। उनका अवाम में बड़ा असर है, आज भी असर है। लोग मरे हैं, 70,000 तो कंफर्म है भाई, बॉडीज के रजिस्टर्ड हैं बॉडीज। मेरा ख्याल है 1.5 लाख लोग मरे हैं जो मलबे के अंदर है इस वक्त। जो मलबा जब उठेगा तो लाशें उठेंगी। जब लाशें उठेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि हुआ क्या है आपके साथ।